मेक्स थिंग्स विजिबल, हमारे जो चीजें होती हैं उनको विजिबल क्या चीज बनाती है? तो एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड बाय आवर आईज व्हिच एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। तो कोई ऑब्जेक्ट होती है उसमें लाइट फॉल करती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये एनेबल करता है किस चीज को? ये एनेबल करता है हमारी साइट को, कि जो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है वो हमारी आंखों में पड़ती है और वो आंखों से फिर हमारे ब्रेन में जाता है सिग्नल और फिर हम उस चीज को देख पाते हैं। तो ये ऐसे होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ये वाला वीडियो रिफ्लेक्शन पार्ट का है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। इस सेशन की आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें वेवलेंथ ऑफ व्हिच इज नॉट रिफ्लेक्टेड बट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी व्हाइट लाइट होती है जनरली जो दिखती है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, जो हमारा ब्यूर का कॉन्सेप्ट है जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो उसमें से जो कलर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज हरी नीली पीली हमें क्यों दिखाई देती है? जैसे कोई ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक येलो क्यों दिखाई दे रहा है? ये ब्लॉक येलो इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसमें जो लाइटें आ रही है उसमें से येलो कलर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो जो येलो कलर एब्जॉर्ब हो जा रहा है इसलिए ये येलो दिखता है। और व्हाइट में क्या होता है? व्हाइट में ऑल वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ब्लैक में ऑल वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो व्हाइट और ब्लैक का ये कॉन्सेप्ट है। अब मिरर क्या होता है? तो मिरर होता है कि वो भी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? और व्हाइट भी रिफ्लेक्ट करता है, तो दोनों में अंतर क्या है वो भी देखेंगे जस्ट अभी। We are able to see through a transparent medium as the light is transmitted past through it। तो हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट उसके आर पार निकल जाती है। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट चीजें हैं जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तो उनसे आर पार निकल गई तो वो कलरलेस ऐसे फॉर्म होता है। रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन इस टाइप के कलर सब इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि वो उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। और व्हाइट हमारा इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि वो सारी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्लैक इसलिए फॉर्म होता है तो सबको ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये हो गया। अब मिरर और व्हाइट में अंतर क्या है? आखिर व्हाइट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मिरर क्या करता है? मिरर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे प्लेन मिरर है तो ये इसमें लगा और ऐसे चली जाएगी लाइट। ऐसे ही अगर स्फेरिकल मिरर है तो ये अंदर को सारे कर देगा। फिर ये डाइवर्जिंग वाला है तो ये बाहर को कर देगा, जो हम देखेंगे इस चैप्टर में पूरा। तो मिरर और व्हाइट कलर में ये अंतर है कि मिरर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है लाइट, जबकि व्हाइट क्या करता है? वो सारे डायरेक्शन में करता है। जैसे व्हाइट सरफेस होता तो इसमें लाइट आती और ये ऐसे नहीं जाती, ये कोई मतलब ऐसे रूल के हिसाब से नहीं जाती है। तो इसमें तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जाएगी। ये ऐसे जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, ऐसे पूरे में स्कैटर हो जाती। तो इसलिए जो है ये अंतर होता है हमारे मिरर और व्हाइट कलर में। आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कि लाइट के दो फेनोमेना है। तो ये कैसे हम पढ़ेंगे? ये इस बेसिस पर पढ़ेंगे कि लाइट हमारी सीधी लाइन में चल रही है, तभी हम ये मिरर डायग्राम वगैरह बना पाएंगे। बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे कि लाइट में वेव क्वालिटी भी होती है, जो कि अभी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लाइट में दोनों होती है, उसमें स्ट्रेट लाइन वाली क्वालिटी भी होती है और वेव वाली क्वालिटी भी होती है। तो वो वेव वाली भी चीजें शो करता है और वो स्ट्रेट लाइन वाली भी चीजें शो करता है। तो इस अभी यहाँ क्लास 10 के लेवल में ये दोनों चीजों का डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अब इसमें हम ये देखेंगे ना कि ये सारी चीजें हम ये जूम कर रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। आगे देखते हैं। ये पूरा चैप्टर रिफ्लेक्शन, ये पूरा सेशन जो है ये केवल रिफ्लेक्शन का है। पार्ट 1 है ये वीडियो का। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा जिसमें मैं रिफ्रैक्शन कवर करूंगा। ये काफी लंबा चैप्टर है तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आइए रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑनटू देम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो मिरर क्या करते हैं? वो जितनी भी लाइट गिर रही है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हैं। दो लॉ क्या है? जैसे ये मिरर है और इसमें एक जो रे आ रही है और एक रे
रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो इसमें दो लॉ हैं। दो लॉ क्या है कि एक तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब ये दोनों हैं क्या, ये देखते हैं। पहले तो जो मिरर होता है उससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन इमेजिनरी होती है, रियल होती नहीं है। ऐसे मिरर में कोई ऐसे परपेंडिकुलर लाइन तो निकली नहीं रहती है, तो ये हम एक इमेजिन कर लेते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं इसके लेफ्ट साइड से एक रे ऑफ लाइट आई और ये टकरा के राइट साइड से निकल गई। तो अब इसमें होना क्या चाहिए कि ये तो किधर भी जा सकती थी, तो ऐसे भी जा सकती थी, तो ऐसे भी जा सकती थी। बट जब ये मिरर से जाती है तो जो एंगल इसका, ये जो नॉर्मल हमने इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन खींची थी, जो एंगल इसका होगा, मान के चलिए 30 डिग्री इसका हो रहा था, तो वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का भी होगा 30 डिग्री। तो ये ऐसे चलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, द इंसिडेंट रे नॉर्मल to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। तो ये सारे सेम प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब होता है जैसे कि एक 2D डायमेंशन, उसको प्लेन बोलते हैं। तो ये प्लेन है, तो ये ऐसे सब इसी पे होंगी। ऐसे कि अगर ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि ये इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है और नॉर्मल यहाँ जा रही है, ऐसे नहीं होगा। अलग अलग सारे ये सेम प्लेन पे होते हैं। 3D डायग्राम अगर यहाँ पे मैं बना पाता तो आपको अच्छे से समझा पाता। जैसे कि हमारा ये स्क्वायर बॉक्स होता है, जो ये क्यूब होता है। तो अगर हम ये क्यूब को कंसिडर करें तो अगर यहाँ बीच पॉइंट में ऐसे इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल पड़ रही हैं, तो ये सेम प्लेन में होंगी, मतलब सेम स्लाइस में होंगी। ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है कि देखने में सेम लग रही हो और ये नॉर्मल इधर से निकल जा रही हो, ऐसा नहीं होगा। इनका प्लेन सेम होगा हमेशा। तो ये हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, बहुत सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इमेज बनाने की जो है, ये सब इसी लॉ से गवर्न होती हैं। तो ये लॉ आप याद कर लीजिएगा दोनों। अब इसमें होता क्या है, इंसिडेंट रे क्या होती है, तो रे फॉलिंग ऑन द मिरर, जो रे मिरर में गिर रहे हैं उसको इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, तो रे बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर, जो मिरर से लग के वापस निकल जा रही है रे, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है, तो ये एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर टू द मिरर होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर टू द मिरर होती है। नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल हो गया हमारा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गई और इंसिडेंट रे हो गई, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। आगे देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। एंड लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है। एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो प्लेन मिरर की तो बात यहाँ पे हो गई। तो अब इसमें होता क्या क्या है, तो वर्चुअल इमेज बोला गया था। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो वर्चुअल इमेज होती है जिसको स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता। जैसे कि जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है तो बैक ऑफ द मिरर हो रही है, तो यहाँ पे तो स्क्रीन के बैक में, मिरर के बैक में स्क्रीन लगाएंगे तो यहाँ पे इमेज उस पर नहीं दिखाई देगी स्क्रीन की। बट जैसे स्फेरिकल मिरर होता है, ओनली कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं, कॉनकेव मिरर में हमारी रियल इमेज बनती है। तो रियल इमेज कैसे बनती है, तो जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और हम जैसे यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ बनती है इमेज, वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। बट फॉर एग्जांपल हमने एक जगह पर ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज यहाँ कहीं अगर बन रही है, तो अगर यहाँ पे हम स्क्रीन लगाएंगे तो एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे हमको मिलती है। तो जो ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, जैसे इससे टकराएगा और इससे आके यहाँ स्क्रीन पे बन जाएगी ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को, उस इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, जो स्क्रीन पे उतारी जा सकती है। और जो नहीं उतारी जा सकती उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इसका काम कहाँ आता है, आपने कैमरा देखा होगा, तो कैमरा में इसका बहुत काम आता है। कैमरा में होता क्या है, अभी तो हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लेंस की बात करेंगे तो उसमें वही कॉन्सेप्ट है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। तो जब ये लेंस से होते हुए जाती है
तो ये कहीं पे जो इमेज उल्टा इसकी बनती है तो वही तो हमारी फिल्म में आ जाती है इमेज जो बन जाती है, जो पहले वाला कैमरा होता था। तो ये इसमें यूज होती है ऐसे। तो ये चीज़ है। तो ये मिरर से भी हम लोग कर सकते हैं, मिरर से भी कर सकते हैं जब हमारा अगर वो कॉनकेव मिरर होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गई हमारी वर्चुअल इमेज। इरेक्ट इमेज क्या होगी? इरेक्ट इमेज हो गई जो सीधा इमेज है, जिस साइड का ऑब्जेक्ट है उस साइड को इमेज है। जनरली जो रियल इमेज होती है जो अब पर्दे पे आती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इसीलिए जैसे आपका प्रोजेक्टर जो होता था, आजकल तो एलसीडी स्क्रीन होती है, बट जैसे मल्टीप्लेक्स में प्रोजेक्टर होता था तो यहाँ जैसे ये पीछे प्रोजेक्टर लगा दिया जाता था और आगे स्क्रीन लगा दी जाती थी। तो ये जब प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट होती थी इमेज इस पे, ऐसे जब ये प्रोजेक्ट होती थी तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टर में इमेज उल्टा चलती थी। जब ये प्रोजेक्टर के पीछे बैठ के देखेंगे आप तो यहाँ पे मूवी उल्टा चलती थी और ये जाके यहाँ पे सीधा हो जाती थी। तो इस तरीके से होता है। तो जो स्क्रीन पे इमेज आती है तो वो इमेज जनरली इन्वर्टेड रहती है। ऐसी हमारी आंखों में भी रियल इमेज बनती है। जैसे हमारे आंखों में लेंस लगा रहता है तो उससे जब इमेज बनती है तो हमारे रेटिना के बैक में वो उल्टा इमेज बनती है, बट हमारा ये माइंड उसको सीधा कर देता है। तो ये ऐसे होता है हमारा वर्चुअल और रियल इमेज। तो जो स्क्रीन पे बन रही है वो रियल इमेज है और जो स्क्रीन पे नहीं बन रही है वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज जनरली इरेक्ट होती है, उसी टाइप की होती है जैसे सेम इमेज होती है, जैसे ऑब्जेक्ट होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है जनरली, जो कि मतलब उल्टा होती है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज मतलब लेफ्ट राइट की तरफ दिखता है, राइट लेफ्ट की तरफ दिखता है। जैसे आप मिरर पे देखते हैं तो आपका जो राइट हैंड है उसके सामने लेफ्ट हैंड आपको दिखता है ना, मिरर में आपकी तरफ देख रहा होता है बंदा। तो इस तरीके से तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप मिरर में खुद भी देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड जब उठाएंगे तो आपका राइट हैंड वहां से उठेगा लेकिन वो उसके लेफ्ट साइड में होगा। जब उस बंदे के साइड से देखेंगे तो इसीलिए तो राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? तो स्फेरिकल मिरर आर द मिरर व्हिच आर ए पार्ट ऑफ अ बिग स्फीयर, देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। तो हमने तो प्लेन मिरर देखा, सीधा सीधा था। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसे हम एक फुटबॉल लें और फुटबॉल में कहीं एक ऐसे गोल टुकड़ा काट लें और वो फुटबॉल मान के चलिए शीशे का हो और उसके पीछे हम सिल्वर पेंट कर दें और उसको हम मिरर बना दें। तो तो इस तरीके के मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो ये ऐसे जो ऐसे गोल गोल रहते हैं मिरर, जैसे यहाँ फोटो होगी इस टाइप के रहते हैं, गोल गोल रहते हैं मिरर, इस टाइप के रहते हैं। तो ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो उस स्फीयर का जो पार्ट होते हैं तो उस वजह से ये जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का, किस तरफ हम पॉलिश किए हैं। अगर हम अंदर की साइड पॉलिश किए तो वो अंदर को कन्वर्ट करते हैं तो उसको कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर बाहर साइड पॉलिश किए तो वो बाहर को डाइवर्स करते हैं तो उसको हम डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, जो कि अभी हम जस्ट देखेंगे। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर है जो कि एक स्फीयर से काट के बनाया गया है। कॉनकेव मिरर, तो concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. The reflecting surface faces toward the sphere whose mirror was part of. तो जैसे हमारा ये स्फीयर था, ऐसे ऐसे गोल स्फीयर था। ये तो सर्कल बन रहा है लेकिन आप स्फीयर इसको समझिए, और इतना पार्ट हमने काट लिया इसका। तो अगर हम ये अंदर साइड वाला रिफ्लेक्ट करेगा हमारा, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जो, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ फेस कर रहा है? जो हमारा स्फीयर था उसके अंदर की तरफ फेस कर रहा है। तो जब ये अंदर की तरफ फेस करेगा तो उसको कनकेव मिरर बोला जाएगा। तो ये इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट होकर रेज जाएंगी इससे, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे है नीचे, जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, ऐसे बड़ा मिरर का पार्ट होगा पूरे स्फीयर का, तो उसमें ये अंदर के साइड को है। और कन्वेक्स मिरर क्या है? तो कन्वेक्स मिरर ठीक उल्टा है, जब बाहर के साइड को हम लोग कर देते हैं, जैसे ये इस साइड को रहा होगा लेकिन हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस किस साइड को बना दिया, हमने इस साइड को बना दिया, तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का क्लियर हो गया होगा आपको। Their mirror are part of imaginary sphere. Imagine a round surface is cut from a football and polished to make a mirror, then the football is the sphere.
तो ये ऐसा होता है, ऐसे फुटबॉल होता है, उसमें ऐसे कर्व कर दिया जाए। तो मैंने अभी समझा ही दिया उसको। आगे देखते हैं। इफ यू पॉइंट शाइनिंग, if you paint shining inside it will become concave, and if shining surface toward the center, if outside convex। तो ये तो अभी बता दिया गया है। आगे देखते हैं फ्यू टर्म्स। तो टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पोल। तो पोल क्या होता है? तो पोल होता है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अब जैसे ये हमारा मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, और इसके सेंटर जो होगा इसको पोल बोला जाएगा। ये मिरर के ऊपर ही होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो हमारा बड़ा स्फीयर था जिससे हमने काट करके अपना मिरर बना लिया, तो उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। बहुत सिंपल है। ये हमारे आउटसाइड का मिरर होता है। जैसे यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे ये मिरर किसका पार्ट था? ऐसे एक स्फीयर का पार्ट था, तो स्फीयर का सेंटर यहाँ था, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। The center of curvature of a concave mirror lies in front of it. However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. तो अब concave mirror में तो ये आगे हो जाता है, बट convex mirror में क्या होता है? convex mirror में तो ये बाहर को रहता है ना, इस साइड को आता है। तो ये concave mirror में तो अंदर को लाइट पड़ रही है। तो इन दोनों केस में ये इस साइड रहता है, शाइनिंग सरफेस के साइड रहता है, और वो शाइनिंग सरफेस के अपोजिट साइड में रहता है। इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, जैसे ये कन्वेक्स मिरर है, सेंटर तो यही रहेगा। अब मैं अगर अंदर साइड में शाइनिंग कर रहा, तो इसकी रेज किस साइड जा रही है? अंदर साइड को जा रही है, तो इसका सेंटर किस साइड को है? अंदर साइड को है। बट अगर मैं बाहर साइड से पेंट कर दूं तो रेज तो इस साइड को निकल जाएंगी, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड रहेगा? ये अंदर के साइड रहेगा। ये इंपॉर्टेंट किसलिए है? क्योंकि इससे हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि वैल्यू डिसाइड करेंगे। ये अंदर साइड रहता है तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कैसे कैसे दी जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बस समझने वाली बात क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारे बड़े स्फीयर का सेंटर रहता है, जिसका हमारा मिरर पार्ट है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस कर्वेचर वही है, सेम ही है, बहुत सिंपल है कि ये हमारा मिरर था, ये हमारा स्फीयर था, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, स्फीयर का सेंटर। और अगर हम इसके पोल, जो कि क्या था हमारे, इसका सेंटर था, हमारे जो मिरर का सेंटर है, जो मिरर पे बैठा हुआ है सेंटर, जैसे एक मिरर का सेंटर होगा, जैसे मिरर गोल गोल करके है, तो इसके अंदर एक सेंटर है। अब ये पूरा एक स्फीयर था, उस स्फीयर का एक सेंटर होगा। तो जो मिरर का हमारा जो सेंटर था, जो कि मिरर के ऊपर लाई करता है, जैसे ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या कैसे डिफरेंस करेंगे कि जो हमारा इसका पोल है तो वो तो मिरर का सेंटर है, तो मिरर के ऊपर रहता है, उसको बड़े वाले स्फीयर से मतलब नहीं है पोल को। बट ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इमेजिनरी है, ये पोल एक रियल है, पोल उसके ऊपर है, वो आपको मिरर के ऊपर दिख जाएगा। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम उस स्फीयर के सेंटर की बात कर रहे हैं जिसका ये मिरर पार्ट था। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो कि हमारे जो बड़ा वाला स्फीयर होता है उसकी भी रेडियस होती है, क्योंकि वो तो हमारा इसी का पार्ट है। आप देखिए तो बहुत सिंपल है, जैसे कि एक स्फीयर अगर होगा, अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, इस ऐसे अगर एक स्फीयर होगा, ये मान के चलिए, और यहाँ से हमने एक छोटा सा मिरर काट लिया इस जगह पे, तो इसका सेंटर यहाँ पड़ गया और स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ अंदर होगा। तो अब जो इसकी जो रेडियस होगी, तो वो तो इस स्फीयर की रेडियस होगी ना, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सेंटर से इसके ऊपर तक पहुंचने तक का रहता है, तो वो तो उसके सरफेस से ही काटा गया। तो रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैसे मेजर करते हैं? तो सी और पी के बीच का डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे क्या बचा है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये इसको जोड़ दें, ये हमारा मिरर था, यहाँ पे इसका पोल था, यहाँ पे इसका सी था, अगर हम इसको जोड़ दें और इसको लंबा खींचते ही चले जाएं, तो ये हो जाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है। आगे देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है कि अब जैसे ये मिरर था हमारा, पहले कन्वर्जिंग मिरर में देखते हैं,
इसको उस डायग्राम में देखते हैं फोकल लेंथ को, जैसे ये हमारी डायग्राम है। अब ये कन्वर्जिंग मिरर में हमारी रेज आ रही है और ये हमारा ये फोकल लेंथ है यहाँ पे एफ। तो जो भी रेज आ करके जो डाइवर्ट होकर जिस पॉइंट में कंसंट्रेट होती है उस पॉइंट को फोकल लेंथ बोला जाता है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ कहीं होगा, जो हमारे स्फीयर का सेंटर था। और ये स्फीयर ऐसे कर बड़ा सा होगा स्फीयर, और ये हमारा पोल का यहीं कहीं होगा। तो अब ये सारी जो आती है रेस जो आती है तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है। प्लेन मिरर में क्या होता था, प्लेन मिरर में आती थी निकल जाती थी, आती थी निकल जाती थी, क्योंकि कोई ढलान नहीं थी। इसमें तो ढलान है, तो ढलान के हिसाब से जो है लाइट भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो ढलान वाला मिरर है, जो ये कर्व है, ढलान मतलब जो कर्व है, तो कर्व के कारण ये सारी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी। तो जब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी कनकेव मिरर के केस में, तो ये हमारे जिस पॉइंट पे जाके रुकेंगे तो वो फोकस कहलाता है वो पॉइंट। और वो लकीली क्या होता है, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी इसका आधा होता है हमेशा। और ये हमारा फोकस से लेकर के जो प्रिंसिपल तक का गैप होता है इसको हम लोग एफ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पूरे को बोलते हैं आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। ये अभी हम देखेंगे जो फोकल लेंथ के बारे में जैसे इसके बाद। तो फोकस क्या हो गया कि सारी जो हमारी रेज है वो कहाँ कन्वर्ट होकर जा रही है, कनकेव मिरर में फोकस पे जा रही है। अब डाइवर्जिंग मिरर में देखते हैं, तो डाइवर्जिंग मिरर तो इस साइड को स्फीयर है, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं पोल होगा, और ये चली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें फोकस भी है यहाँ पे। और हमारा क्या है इसमें, इसमें हमारा ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा, इतनी चीजें हमने पढ़ ली है। अब इसमें होता क्या, इसमें तो रेज बाहर को निकल जाती है सारी, बाहर तरफ में शाइनिंग सरफेस है, बाहर साइड को कर्व है। लेकिन होता क्या, अगर ये इनके पीछे देखा जाए, अगर हम हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर साइड है, तो अगर हम एक इमेजिनरी लाइन जो ये जा रही है उससे कनेक्ट करते हुए अंदर साइड को बनाए, तो ये जो सारी जहाँ मिलती हैं, तो ये कहाँ मिलती हैं, ये भी फोकस पे मिलती हैं। तो जब ये फोकस पे मिलती हैं तो ये किसका होता है, तो ये इसका आधा होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा फोकस। इसमें ये हमारा रियल जहाँ मिलती है और इसमें जहाँ वो डाइवर्ज होके जा रही है, बट अगर उनके बैक साइड को लंबा किया जाए तो वो जहाँ मिलेंगी वो मिरर के अंदर साइड होगा। तो इस केस में रियल इमेज बनती है, जहाँ पर रियली में जा करके रियल इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, रियल इमेज बनाने के लिए रियली में रेज का एक वो चाहिए, गठबंधन चाहिए। बट जो हमारे वर्चुअल इमेज है, जैसे प्लेन मिरर में भी यही होता है ना, प्लेन मिरर में भी हमारे मिरर के पीछे इमेज बनती है, इस साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस साइड को। तो उस केस में होता क्या है, उस केस में हमारा ये वर्चुअली कनेक्ट होती है डॉट्स। तो ये वर्चुअली जहाँ जहाँ डॉट कनेक्ट होती है तो वहाँ वर्चुअल इमेज बनती है, और वो मिरर के पीछे होती है वर्चुअली कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा। एपर्चर क्या होता है, तो एपर्चर भी बहुत सिंपल है। एपर्चर हो गया हमारा पूरा का पूरा, जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें देखिए, इसमें जैसे हम क्या करें, हम यहाँ से लेकर के पूरा स्फीयर ले लें, मतलब ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये इतना हो गया क्या हमारा, इतना हो गया एफ, और ये पूरा ले लें जैसे 2r, इधर भी r हो गया, तो ये पूरा हो गया हमारा एपर्चर। तो इट इज द डायामीटर। हमारा r क्या था, वो रेडियस थी इमेजिनरी स्फीयर की, और ये हमारा डायामीटर इमेजिनरी स्फीयर का एपर्चर। तो एपर्चर भी हो गया। फोकस ऑफ द कन्वेक्स कनकेव मिरर, अभी हम फोकस की बात कर ही रहे थे, तो कनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट where all the light reflected from the mirror seem to converge। तो ये एक वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारी लाइट कन्वर्ज होती दिखाई देती है। और फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इट इज ए पॉइंट वेयर ऑल डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट सीम टू मीट इफ वी ड्रॉ देम बियॉन्ड द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वही जो पीछे अगर हम बनाए उसके बियॉन्ड, तो वो जहाँ कन्वर्ज होंगी उसको कन्वेक्स मिरर का बोला जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया, अब हमारा जो फोकस और प्रिंसिपल के बीच का जो गैप है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है।
focus or the principal of the focus, principal focus is represented as f। तो फोकस और प्रिंसिपल फोकस उसी को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि जो आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f के बराबर होता है, मतलब वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। मतलब ये रेडियस है बड़े वाले स्फीयर की और ये r/2 है फोकल लेंथ, रेडियस का आधा है। और एपर्चर क्या है? एपर्चर 2r है, मतलब वो पूरा डायमीटर है। आगे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो इमेज स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? हमने प्लेन मिरर से देख ही ली, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है और वो एक ही इमेज होती है बस, मतलब कि एक ही टाइप पे होती है, अलग अलग उसका डिस्टेंस पे मैटर नहीं करता। यहाँ पे एक मिरर है तो आप यहाँ खड़े हुई है, यहाँ खड़े हुई है, तो इमेज आपकी वैसे हिसाब से ही बनती है, बड़ी छोटी नहीं होती, इक्वल साइज की होती है। तो उस वजह से हमको प्लेन मिरर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट हमारा जो स्फेरिकल मिरर होते हैं तो उसमें डिस्टेंस के हिसाब से इमेज का साइज वेरी करता है, तो इस वजह से हमको इसको दूसरे तरीके से रीड करना पड़ता है। रियल इमेज की बात हमने करी थी जो कि स्क्रीन में ऑब्टेन की जा सकती है, और इन्वर्टेड इमेज की भी बात कर ली हमने कि जो उल्टा होती है, इरेक्ट से अपोजिट होती है। अब हमारा जो रे डायग्राम होता है, तो हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई मिरर है और उसमें ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें या यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें, तो जब ऑब्जेक्ट जहाँ रखी जाएगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो उसको एक रे डायग्राम बना के डिटरमाइन किया जा सकता है। तो उसमें हम लोग सारी रेज नहीं यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो तो चारों तरफ इमिट कर रही है, मतलब जैसे कोई कैंडल है तो उससे तो चारों तरफ रेज इमिट हो रही हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक रेज को हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट मतलब बनाते हैं कॉपी में, जिससे हमें डायग्राम का एग्जैक्ट पता चल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बनी हुई है इमेजेस, ये हो गई इस टाइप की। तो इस टाइप की कैसे बनाते हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो हमें एक लेंस बना लेते हैं और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। अब अलग अलग टाइप की रेज देखते हैं। सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और तो सबसे पहली रेज कौन सी हो सकती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। कोई भी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसको हम ले सकते हैं। ऐसे ये पैरेलल जाएगी और ऐसे टकरा के ये अंदर को लौट आएगी ऐसे। एक तो ये रे हो गई। दूसरी रे कौन सी हो सकती है? ये ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे हो सकती है हमारी ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो एक रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे फोकस है इसका, तो हम लोग एक रे लेंगे जो कि ऐसे इसके फोकस से पास करेगी, ऐसे टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। तो एक रे ये हो गई, ऐसे चलती है। और ये यहाँ पे बहुत एक्यूरेट नहीं बनेगा क्योंकि एकदम सीधी लाइन खींची जाती है तब एक्यूरेट बनता है। अब तीसरी रे कैसी हो सकती है? तो तीसरी रे हम लोग निकालते हैं कहाँ पे? ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान के चलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, इस जगह पे। तो एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी, वैसे टकरा के उसी में वापस आ जाती है, ऐसे जाती है और उसी में वापस आ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। एक रे ऐसी चली जाएगी और रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे और कैसी हो सकती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस से ये ऑब्लिकली इंसिडेंट। ऑब्लिकली इंसिडेंट मतलब क्या होता है कि वो वहीं पे जा रही हो सीधा, जैसे कि
ऐसे देखिए, मान के चलिए कि यहाँ से रे निकली और ये यहाँ प्रिंसिपल फोकस है हमारा, यहाँ से गई और ये ऐसे वापस आ गई। तो ये जो जो रे जहाँ सारी इंटरेक्शन होता है रे का, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनती है। अगर ये रियल इंटरेक्शन है तो ऑब्जेक्ट बनती है, नहीं तो अगर मिरर के पीछे होती है ये बात तो फिर वहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है। मिरर के पीछे मतलब अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें, इसको इधर एक्सटेंड कर दें, इसको इधर एक्सटेंड कर दें, लेकिन इसमें तो खुद ही ये यहाँ इंटरसेक्ट हो जा रही है। तो जब मिरर के इस साइड इंटरसेक्ट नहीं होती है तब हम पीछे साइड जाते हैं। अब इनमें से कोई भी दो रे लेकर के हम रे डायग्राम बना सकते हैं। कोई भी दो रे लेकर के, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऐसे मिरर लिया हमने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए और एक रे ले ली पैरेलल वाली जो ऐसे निकल गई, और एक रे ले ली जो प्रिंसिपल फोकस से जाके निकल गई। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। बट होता क्या है, कभी कभी जैसे कि अपोजिट वाला मिरर रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जैसे दो कोई भी रे ले सकते हैं, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। अब ये प्रिंसिपल फोकस गया हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें एक रे जाएगी और एक ये ऐसे निकल जाएगी ऊपर को पैरेलल वाली, और एक रे दूसरी कौन सी ले सकते हैं, दूसरी ले सकते हैं जो कि उस तरफ फोकस पे जा रही हो, ये ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे निकल जाएगी। तो ये हम ऐसे से इसको बढ़ा लेंगे। इसको देखिए, इसको अच्छे से बनाता हूँ तब समझ में आएगा आपको। इसको बनाने के लिए आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बनाने में कठिन है। जैसे ये यहाँ पे है, जैसे एक रे गई, कैसे एक रे गई ऐसे और ऐसे निकल गई, तो इसकी हमने पीछे ड्रॉ कर ली मिरर की इस तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ था लेकिन ये मिरर के पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसे आगे बना ली, और दूसरी गई और वो सी से पास हो रही है उस साइड के सी से, तो ऐसे चली गई। तो इस तरीके से ये जब मिरर के उस साइड बनता है ऑब्जेक्ट तो ये वर्चुअल इमेज रहती है। ये यहाँ पे डॉटेड लाइन होना चाहिए, मतलब डॉटेड लाइन से होना चाहिए क्योंकि ये रियल नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए। पर ऐसे नॉर्मली अपने मन से नहीं एज्यूम कर रहे हैं, जैसे ये रे जा रही थी उसी के हिसाब से एज्यूम कर रहे हैं। तो इस टाइप का होता है, और इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट होता है, इसी तरफ आ जाती है, जैसे अंदर को कन्वर्ज होके आ गई है ये यहाँ पे, इसमें अंदर को कन्वर्ज होके आ गई, इसमें अंदर को कन्वर्ज होके आ गई। तो ये हमारा रे डायग्राम कैसे बनता है ये हो गया। इनमें से कोई दो रे हमें उठानी है। कौन कौन सी रे हैं, एक जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, एक जो फोकस से पास हो रही है, एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और एक जो प्रिंसिपल फोकस से टकरा के वापस आ रही है। तो ये चार रेज होते हैं। इनमें से दो हमें बन लेनी है कोई भी डायग्राम बनाने के लिए, कोई भी दो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कनकेव मिरर जो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग जो अंदर की तरफ फेंक रहा है लाइट, तो उसका कहाँ पे रखने पे क्या बनता है इमेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे। तो मान के चलिए जैसे ये वाला, ये यहाँ इन्फिनिटी हो गई। अब इसकी मान के चलिए फोकस, मान के चलिए अगर 1 मीटर होगा, अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर विल बी इन्फिनिटी। इसके लिए इन्फिनिटी के लिए आपको ऐसे 1000 किलोमीटर जाके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं रखनी है, उसके पर्सपेक्टिव में इन्फिनिटी है। अगर 2 सेंटीमीटर पीछे फोकस है तो 1 मीटर उसके लिए इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पे फोकस होगा, 4 सेंटीमीटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि फोकस तो इन्फिनिटी तो 4 सेंटीमीटर पे ही उसका रेडियस हो जा रही है, एपर्चर उसका 8 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, तो बाकी उसका 72 सेंटीमीटर तो इन्फिनिटी की तरह ही उसको लगेगा। तो उसके साइज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको इन्फिनिटी मानते हैं। तो ये मान के चलिए बहुत दूर रखी हुई है, लेंस से 2-3 मीटर दूर रखी हुई है ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे बनाएगी, तो एक रेस की देखिए ऐसे गई और यहाँ पे चलिए ऐसे गई, यहाँ पे चलिए। तो जब ये बहुत दूर होता है तो ये हमेशा फोकस पे सारी रेस बनती है। जैसे कि हमने देखा होगा ना, जैसे कि लेंस से हम लोग जब रेज आती है तो फोकस होके एक टाइम पे आ जाती है, क्योंकि जो सन है वो तो एक्चुअली में इन्फिनिटी में बहुत दूर है, बहुत ब्राइट है,
तो उसकी जो रेज आ रही है वो एकदम फोकस पे कन्वर्ट होती है। तो अगर जब हम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें इमेज कहाँ मिलती है? इमेज हमें फोकस पे मिलती है, एग्जैक्ट फोकस पे। बहुत छोटी होती है, पॉइंट साइज की, मतलब बहुत छोटी होती है। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल होती है मतलब स्क्रीन पे ली जा सकती है, और उल्टा होती है। तो ऐसी सन होता है ना, जैसे सन की जो हमारी आती है तो एकदम पॉइंट साइज पे हमारा उसका फोकस दिखाई पड़ता है ना, तो वो एक्चुअली में सन की इमेज है वहां पे। तो एक होती है हमारी ये। अब आपको लग रहा होगा कि स्क्रीन पे मतलब कैसे लग सकता है, तो जब आप 12 में पहुंचेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है कि यहाँ पे हम लोग ऐसे मिरर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग एक जलता हुआ कैंडल रखेंगे। तो उसका जहाँ पे फोकस वगैरह होगा, अगर हम सी पे रख रहे हैं उसका, तो उसकी इमेज सी पे बनेगी। और अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगाएंगे, एक पेपर या कोई ब्लैक कलर का कुछ भी या किसी कलर का स्क्रीन जब लगाएंगे, तो वहाँ पे हमें एक्चुअली में कैंडल दिखाई देती है। वहाँ पे आपको दिखेगी। आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर या लेंस है तो एक लेंस लीजिए, बट आपका नॉर्मल लेंस से नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल लेंस क्या होता है कि उसका फोकल लेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो सही से बहुत बना नहीं पाता इमेज। तो आपको एक अच्छे क्वालिटी का लेंस लेना होगा, जो कि मतलब ठीक ठाक उसका फोकल लेंथ कम हो, ज्यादा पावर का लेंस होगा। तो ऐसे एक लेंस होगा या फिर ऐसे एक कॉनकेव मिरर होगा। जब ये दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होगी, जैसे आपके पास कॉनकेव मिरर है तो आप ऐसे इसको प्लेस कर दीजिए कॉनकेव मिरर को, और उसके सामने अपने घर पे ही करके देख सकते हैं अगर आपके पास लेंस है कॉनकेव मिरर। उसके सामने ऐसे कैंडल रखिए एक, और उसके नीचे कहीं पे अपनी एक ऐसे शीट ऑफ पेपर आगे पीछे करते रहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उस शीट ऑफ पेपर पे ऐसे कैंडल की फोटो बनते हुए दिखाई देगी। तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। जो शीशे में दिख रही है वो तो वर्चुअल इमेज होती है। जो कैंडल की वहाँ एक्चुअल स्क्रीन पे इमेज आती है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जब इन्फिनिटी में रखते हैं तब तो वो पॉइंट साइज की आती है, तो वो तो बहुत छोटी हो गई, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो स्क्रीन में भी आएगी तो ऐसे डॉट टाइप की आएगी। रियल होती इन्वर्टेड होती है। अब बियॉन्ड सी, अब मतलब इन्फिनिटी के बजाय हम लोग थोड़ा पास में रहे। मान के चलिए 4 सेंटीमीटर पे सी था तो हम लोग 6 सेंटीमीटर पे रखे। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, या यहाँ पे लेंस है, ये यहाँ पे फोकस है, ये यहाँ पे सी है, तो सी के बाद जस्ट रखे हम लोग। तो जब सी के बाद रखेंगे तो वो कहाँ बनेगी इमेज? जब वो सी के बाद रखेंगे तो वो एफ और सी के बीच में इमेज बनेगी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। देखिए यहाँ पे ये सी के बाद रखा हुआ है, यहाँ पे तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है। ये डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। मान के चलिए आधा फीट का अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे छोटी होगी, मतलब 1/4 फीट की ऑब्जेक्ट होगी, ऐसे छोटी होगी थोड़ा साइज में। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर हम सी पे रखते हैं तो सी पे ही हमें ऑब्जेक्ट इमेज मिलती है, और वो सेम साइज की होती है। जैसे आधा फुट की कैंडल है तो मैं आधा फुट की कैंडल की इमेज बनेगी सी पर ही, जैसे ये थर्ड वाला एग्जांपल है। फिर जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो वो हमारी कहाँ चली जाती है? वो बियॉन्ड सी चली जाती है। जब हम बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज कहाँ जा रही थी? बिटवीन एफ एंड सी। और जब बिटवीन एफ एंड सी जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज कहाँ जाएगी? वो बियॉन्ड सी जाएगी, वो एनलार्ज्ड होगी, ये थोड़ा बड़ी होगी। देखिए ये छोटी थी, ये बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा था, यहाँ पे इमेज बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये रियल और इन्वर्टेड होगी। और जैसे पहले हम इंफिनिटी में रख रहे हैं तो फोकस पे हमें इमेज मिल रही थी। अब हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे, जैसे यहाँ रखा गया, तो ये हमें इंफिनिटी में इमेज मिलेगी, बहुत दूर। और ये बहुत बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज होगी। और बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ मतलब जब फोकस से भी अंदर रखेंगे, जब फोकस और प्रिंसिपल के बीच में रखेंगे, जैसे यहाँ पे फोकस से भी अंदर इस जगह पे, तो वो हमारे मिरर के पीछे मिलेगी। ये वर्चुअल इमेज मिलेगी इसमें, इसमें रियल इमेज नहीं मिलती है। तो ये कहाँ कहाँ रखा जा रहा है? पहले जैसे ये यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे फोकस है,
यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ इन्फिनिटी में रख रहे हैं तो हमें एफ पे मिल रहा है उसका बहुत डिमिनिश फॉर्म। जब हम कहाँ रखते हैं, जब हम बियॉन्ड सी रखते हैं, ये फोकस हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो जब हम यहाँ बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो ये हमें कहाँ मिलेगी इमेज इसकी इमेज हमें यहाँ मिलेगी बिटवीन सी एंड एफ, और वो थोड़ा सा छोटी होगी उससे। और जब हम सी पे रखेंगे तब कहाँ मिलेगी, सी पे हमें सी पे ही मिलेगी और वो सेम साइज की होगी। और जब हम सी से आगे बढ़ जाएंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें बियॉन्ड सी मिलेगी, ये और बड़ी होगी इससे। और जब हम एफ पे पहुंच जाएंगे तो एफ पे यहाँ ऑब्जेक्ट होगी तो ये हमें कहाँ मिलेगी, ये फिर हमें इन्फिनिटी में मिलेगी एफ वाली, जैसे हमें इन्फिनिटी वाली एफ पे मिली थी। और जब हम ऑब्जेक्ट उससे भी आगे रख देंगे, जब एफ से भी आगे रख देंगे तब ये कहीं यहाँ पीछे फॉर्म होगी और ये इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। तो ये हो गए हमारे पोजीशंस और उसके हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कहाँ पे रखने पे कहाँ पे इमेज बन रही, किसका डायग्राम कैसा है, ये पूरा याद कर लीजिएगा। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर पे। तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, जब इन्फिनिटी में और एक जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मतलब एक जब बहुत दूर और एक जब थोड़ा कम दूर। तो जब बहुत दूर होती है तो हमें ये कहाँ मिलती है, हमें ये फोकस पे मिलती है, लेकिन अंदर वाला फोकस नहीं, इस साइड वाला फोकस नहीं, ये बाहर वाला फोकस। मतलब बाहर वाला फोकस मतलब क्या, मतलब कि लेंस के जो सॉरी मिरर के जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है उस साइड पे फोकस पे। और जब हम उसके आगे रखते हैं तो ये कहाँ बनती है, बिटवीन पी एंड एफ। जब हम बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पे रखते हैं तो ये फोकस और इसके बीच में बनती है, पोल के बीच में बनती है। ये हमारा इंफिनिटी और पोल के बीच में है, मतलब कहीं पे भी हो सकती है, सी पे भी हो सकती है। इसमें इतना झंझट नहीं है पहले वाली तरह, इसमें बस दो ही केस हैं। और ये डिमिनिश होगी, वर्चुअल रिजेक्ट होगी, मतलब इस टाइप का केस देखिए, जैसे ये यहाँ पे एक सीधी लाइन है और यहाँ पे हमारा कनकेव मिरर है। तो एक तो है हम कहाँ रख सकते हैं, बहुत दूर इन्फिनिटी पे रख दिया तो ये कनकेव मिरर में इधर से आएगी और रे इधर लौट जाएगी, तो इसके पीछे हम बनाएंगे। पहली चीज तो ये है, इसको अच्छे से देखते हैं बना के, जैसे यहाँ छोटा सा बनाते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे इमेज रखी हुई है और यहाँ से आएगी रेस तो ये बाहर पे निकल जाएगी। तो इसकी कहाँ बनेगी, इसकी यहाँ फोकस पे बनेगी, फोकस के आगे यहाँ सी होगा, ये इस साइड को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसके पीछे बन रही है तो इसलिए वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधे साइज की बनेगी। अब दूसरे हम कहाँ रखते हैं, इसमें दूसरा हम रखते हैं कहीं पे भी इसके अलावा। जब इसके अलावा कहीं पे भी रखेंगे इन्फिनिटी के अलावा, मान के चलिए इधर सी के पास रखती है इस साइड वाले, तो ये ऐसे तो इसके निकल जाएंगे रेस। बट होता क्या है, बट ये पीछे साइड कहाँ बनेगी, पीछे साइड ये एफ और इसके बीच बनेगी। कहाँ बनेगी, ये एफ और पी, मतलब ये जैसे मिरर है तो मिरर के पोल और एफ के बीच में बनती है इमेज, और ये थोड़ा छोटी होती है। ये भी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। आगे देखते हैं, अब यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या है कनकेव मिरर के, बहुत सिंपल चीज है, आता है एग्जाम में भी। Concave mirror are commonly used in torches, searchlights, vehicle lights to get powerful parallel view। जहाँ पे हमको एक पैरेलल फोकस चाहिए होगा, ऐसे पैरेलल लाइट जाए, जैसे अभी एक बल्ब जला दीजिए तो बल्ब से क्या होता है, बल्ब से पूरे रूम में लाइट होती है, लेकिन जब उस बल्ब को हम लोग टॉर्च बनाते हैं क्या करते हैं, उसके किनारे किनारे क्या लगा देते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। आपने टॉर्च में देखा होगा ना, एक तो ऐसे
कटोरी टाइप की लगी रहती है, तो वो एक तरह का बहुत हाई मतलब अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन वो क्या है ना कि उसको ऐसे ऐसा बनाते हैं कि उसमें क्लियर नहीं होता है। किसी किसी टॉर्च में क्लियर होता है, जिस टॉर्च में क्लियर होता है तो आप उसके उसमें देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की तरह उसको यूज कर सकते हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर की तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर किस में यूज होते हैं, ये टॉर्च में यूज होते हैं, जहाँ इनको एक फोकस्ड लाइट फेंकनी है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जैसे लाइट आ रही है उसको एक डायरेक्शन में फेंकता है, एक तरह उसको पॉइंट करता है अंदर साइड को, तो उसमें यूज होता है। दे आर ऑफन यूज इन सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में क्या होता है कि उसमें बड़ा बड़ा दिखता है। बड़ा बड़ा कौन से केस में दिखता है, अगर वो ज्यादा पीछे खड़े होंगे तब तो आपको उल्टा दिखने लगेगा, तो उल्टा तो फायदा होगा नहीं। तो हमारा कनकेव मिरर में एक ही केस में तो दिखता है हमें बड़ा बड़ा और सीधा वर्चुअल इनडायरेक्ट, जब हम पी और एफ के बीच में रखेंगे लास्ट केस में, तो हमें मिरर पे दिखेगी इमेज हमारी। और जब हम उससे पीछे चले जाएंगे तो हमें उल्टा दिखने लगेगा, तो वो तो फिर सही नहीं रहेगा। तो कभी कभी आपने चम्मच में देखा होगा, जब चम्मच के अंदर साइड में देखेंगे तो आपको उसमें अपनी बहुत शाइनी और नया चम्मच होगा। अगर आपके घर में है चम्मच बिल्कुल नया और शाइनी, तो आप उसमें जाइए, उसमें देखेंगे तो आपकी फोटो उल्टा बनी हुई दिखाई देगी। तो उल्टा हुई बनी हुई दिखाई देगी मतलब वो स्क्रीन में भी पाई जा सकती है, और वो हमारी क्या है, वो रियल इमेज है हमारी। तो ये इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई देती है चम्मच में। उस पर आप अगर उस पे मतलब आप यूज भी कर सकते हैं उसका, एज ए कनकेव मिरर, अगर बहुत शाइनी चम्मच है। तो ये हमारे शेविंग मिरर में इसीलिए यूज होते हैं कि हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं दांत देखने के लिए मिरर पे बड़े बड़े। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस होते हैं जिसमें गर्म किया जाता है, तो उसमें कनकेव मिरर ऊपर लगा दिया जाता है, ऐसे कुछ रहता है। जैसे ये मान के चलिए यहाँ पे सोलर फर्नेस है और यहाँ पे हम लोग ऐसे कनकेव मिरर लगा देंगे, तो सारी लाइट आएगी, इसे कंसंट्रेट होकर एक ही जगह पे पड़ेगी, तो ये गर्म हो जाएगा, इस टाइप का रहता है। तो ये इस चीज में भी यूज होता है। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर किस लिए यूज होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये छोटा कर देता है। कन्वेक्स मिरर के दोनों केस में क्या था कि डिमिनिश कर दे रहा था, तो डिमिनिश कर दे रहा था मतलब ये ज्यादा एरिया दिखा सकता है, मतलब छोटा सा ये मिरर बहुत बड़ी एरिया दिखा सकता है। तो ये किस में यूज होता है, ये हमारे गाड़ियों में यूज होता है, रियर व्यू मिरर में, ताकि हमें रोड का पीछे बड़ा एरिया दिखे। तो बड़ा एरिया क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो तो छोटा करके दिखा रहे हैं ना। जैसे हम कॉनकेव मिरर लगा देंगे तब तो हमें बहुत पास का ही दिखेगा बस, खाली ज्यादा दूर होगा तो वो तो दिखेगा ही नहीं सही से, दिखेगा भी तो उल्टा दिखेगा। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसमें हमेशा अगर हम प्लेन मिरर दिखा रहे हैं तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में हमारा तो एग्जैक्ट साइज पे दिखेगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे भी दिखेगा। और हमारा जो कन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या दिखेगा, उसमें छोटा छोटा दिखेगा, तो हमें ज्यादा दूर तक का पीछे दिखेगा, तो रोड पे हमें ज्यादा दूर देखना है। बट उसमें एक चीज और लिखी रहती है मिरर पे कि उसमें क्या लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी दिख रही है उससे पास में है, ऐसा लिखा रहता है ना गाड़ियों के मिरर में कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन इट लुक्स। तो उसका क्यों लिखा रहता है, क्योंकि हमें डिमिनिश दिखाई दे रही है तो ये हमें डिस्टेंस कम दिखाता है। जैसे यहाँ पे हमने कहाँ देखा था एग्जाम्पल में, इससे पहले वाले इसमें देखा था ना कि जैसे मान के चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा छोटा है, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस से कम है ना। प्लेन मिरर में तो बराबर रहता है, 5 फुट पे आदमी खड़ा है, 5 फुट पीछे इमेज बनती है। बट जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसकी इमेज थोड़ा छोटी बनेगी और थोड़ा पास बनेगी, तो इसलिए उसमें दिखाया जाता है कि वो पास में है। तो ये तो हो गया हमारा गाड़ी के रियर व्यू मिरर की बात। अब सिक्योरिटी मिरर यूज किए जाते थे पहले, जब सीसीटीवी नहीं था, आज भी यूज किए जाते हैं बहुत जगह, कि एक ऐसे मिरर लगा दिया जाता था गार्ड के पास, या फिर जहाँ से गाड़ियाँ ऐसे पास होती हैं वहाँ पे ऐसे मिरर लगा रहता था, तो वो दिखता रहता था, बहुत बड़ा एरिया उसमें दिखता रहता था, तो वहीं पे बैठ के देखा जा सकता था पूरे एरिया में। पहले म्यूजियम वगैरह में भी रखा जाता था ऐसे मिरर, पूरे म्यूजियम में नजर रखने के लिए। तो ये तो हमारे हुए यूज। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, तो ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है कि एक साइड ये पॉजिटिव लेते हैं निगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे किस में यूज होता है, ये हमारे मिरर फार्मूला में यूज होता है साइन कन्वेंशन, कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 बाई
इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे हमें इमेज डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ है। तो इस टाइप की चीज़ है, तो इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा ना कि इसका साइन क्या है। जैसे एक हर चीज़ को तो पॉजिटिव ले नहीं सकते, पॉजिटिव क्यों नहीं ले सकते कि एक तो बन रहा है, कुछ इमेज इस साइड बन रही हैं, कुछ इमेज मिरर के उस साइड बन रही हैं, तो उसके लिए एक हमें साइन कन्वेंशन चाहिए होगा ना मैथ के हिसाब से। तो उसको करने के लिए क्या लाया गया, उसके लिए लाया गया ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, और कोऑर्डिनेट हमारा होता है स्टार्टिंग का पी होता है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जैसे ये होता है, ऐसे होता है, ये एक्स होता है, एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस होती है। तो ये भी वैसा ही है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक मिरर मान लीजिए, तो इसमें ऊपर क्या रहता है, ऊपर पॉजिटिव रहता है और नीचे निगेटिव रहता है। और इसमें लेफ्ट साइड में ऐसे राइट साइड में पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव रहता है। ऐसे यहाँ पे नहीं होता 1 2 3 4 और ऊपर ये पॉजिटिव रहता है, नीचे निगेटिव रहता है। तो इसमें भी वही चीज चल रही है। तो इसमें जो राइट हैंड साइड में रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और जो अप साइड में रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और जो डाउन साइड में रहता है वो निगेटिव रहता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है वो निगेटिव रहता है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में पेश की जाएगी, तो ये हमेशा निगेटिव रहती है, इसका डिस्टेंस ये जो लिया जाएगा। और अगर इमेज यहाँ बनती है तो ये भी निगेटिव लिया जाएगा, मतलब इसमें। और अगर इस साइड बनती है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। और ये जो ऊपर है मतलब हाइट है, तो इसको ऊपर साइड को है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे साइड को तो निगेटिव लिया जाएगा। ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है समझ, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, उसके बाद आप याद भी कर लीजिए कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, ये सब पूरा याद कर लीजिए। अगर 10 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में जो राइट हैंड साइड में है ये पॉजिटिव है, और वाई में जो नीचे है वो पॉजिटिव है, वाई में जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, और जो एक्स में लेफ्ट है वो निगेटिव है, और ये नीचे वाले भी निगेटिव है। तो इस टाइप के ये रहता है, इसमें भी वही सिस्टम है। तो इसमें जीरो कहाँ पे, जीरो प्रिंसिपल पे है। तो ये मान के चलिए हमारा प्रिंसिपल है। अब इसमें मान के चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, तो ये ऑब्जेक्ट मान के चलिए 10 मीटर रखिए, तो हम इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे भी, ये -10 लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी क्या लेंगे, -10 लेंगे। और इमेज भी इस साइड बन रही है, सॉरी बी जो होता है वो हमारा इमेज की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे u होगा, जब ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर 10 है तो u क्या रखा जाएगा, u -10 लिया जाएगा। और v इमेज भी इसी साइड बन रही है, तो v भी क्या हो जाएगा, v भी -5 पे बन रही है तो v -5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सब लेफ्ट साइड में बन रहे हैं। अगर यहाँ कहीं वैसे बन रहा होता इमेज तो वो पॉजिटिव मानी जाती। ये प्रिंसिपल से लिया जा रहा है सब कुछ। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर f किस साइड लिया जाएगा। तो f किस साइड लिया जाता है, जिस साइड इमेज बनती है उस साइड का f कंसीडर किया जाता है। अगर इस साइड इमेज बन रही है तो उस साइड का f कंसीडर किया जाएगा, अगर इस साइड का f इमेज बन रही है तो इस साइड का f कंसीडर किया जाएगा। तो इमेज हमारी किस साइड बन रही है वो देखा जाएगा, तो इस साइड का f कंसीडर किया जाएगा, तो f भी हमारा निगेटिव होगा, तो f की जो वैल्यू आएगी वो भी निगेटिव होगी। तो यहाँ पे कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे कि 1/-10 और 1/-5, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा 1/f हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऐड होके, नीचे हमारा 50 हो जाएगा, 5 सॉरी नीचे 10 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा। ऊपर इससे 2 जाएगा, इससे 1, एक से 1 जाएगा, एक से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस होके। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, -1/f क्या हो जाएगा, -3/50 हो जाएगा। तो f क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। तो ऐसे निकल जाता है f फार्मूला में डाल के। वो जब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो ऐसे होता है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है,
अब जैसे हाइट जो होती है, हाइट में भी ये पॉजिटिव ले जाएगी ऊपर साइड वाली और निगेटिव ले जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। हाइट में तो जो ऊपर तरफ है वो पॉजिटिव है, जो नीचे तरफ है निगेटिव है, उसका साइड से कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारा इमेज डिस्टेंस, अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो वो निगेटिव ली जाएगी। लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ ली जा रही है, वो भी निगेटिव ली जाएगी। तो लेफ्ट साइड में कब ली जाएगी? जब इमेज जिस साइड बनेगी उसी साइड की फोकल लेंथ ली जाएगी। तो लेफ्ट साइड में इमेज बन रही निगेटिव, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट निगेटिव, लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ निगेटिव। राइट साइड में इमेज बन रही है पॉजिटिव, राइट साइड में फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली क्या है कि हमारी ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस की जाती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू हमारा हमारा हमेशा निगेटिव होगा। यू हमारा हमेशा निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं उसको, और लेफ्ट साइड हमारा निगेटिव माना जाता है। अब इसको पढ़ के देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। This implies that the light from the object fall to the mirror from the left hand side। तो पहला तो ये हो गया नियम कि लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। All the distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं? हमारे पोल से मेजर किए जाते हैं। जैसे ये हमारा मिरर था तो इसका जो ये है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। एक एफ हमारा इस साइड भी है और एक सी हमारा इस साइड भी है। अब इधर ऑब्जेक्ट बनेगी तो ये तो हमारा निगेटिव 10 निगेटिव 20 जो आएगा वो ले लिया जाएगा, और अगर इधर इमेज बनेगी तो इधर का ले लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, इधर 10 ले लिया जाएगा। फोकल लेंथ इधर जब ली जाएगी तो इधर पॉजिटिव ली जाएगी। अगर इधर इमेज बनेगी तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो बस इसके हिसाब से ले लेना है किस तरफ इमेज बन रही है देख करके। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही निगेटिव होगी। All the distance are measured to the right to the origin are taken positive। अगर राइट हैंड साइड ऑफ origin है, मतलब अगर मिरर के राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव है, और दोज हु आर लेफ्ट साइड ऑफ द origin तो वो निगेटिव है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर अबव, मतलब जो ऊपर साइड को ली जाएगी, जो उसकी हाइट मेजर की जाएगी h, उसका एक दूसरा फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला h डैश और h वाला, तो जब इस फॉर्मूला में जब हाइट ली जाएगी तो जब ऊपर साइड वाली हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जो नीचे साइड है हमेशा निगेटिव रहेगी। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जब नीचे साइड कन्वर्टेड हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे 5 सेंटीमीटर था तो इसको +5 ले लिया जाएगा, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है तो इसको -5 लिया जाएगा। तो अगर उसमें वो निकालना होगा हमें मैग्निफिकेशन, तो कैसे निकाला जाएगा? m = h डैश बाई h। तो ये h डैश ऊपर को था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये इमेज वाला नीचे को था तो ये हमारा -5 हो जाएगा, और अगर वो भी सेम साइज की ये भी 5 हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन, ये हमारा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि -5/5 -1 होता है। तो ऐसे यहाँ पे निकाला जाता है। तो इसमें मेन से क्या 4 चीजें ध्यान रखेंगे। पहला, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड निगेटिव, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा, प्रिंसिपल फोकस, इसका सेंटर है, इसी से सारी चीजें मेजर की जाएंगी। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, ये तीसरी चीज है। और फोकस उस साइड लिया जाएगा जिस साइड इमेज बनेगी। अगर राइट साइड लिया जा रहा है तो यहाँ पे लिया जाएगा, अगर लेफ्ट साइड लिया जा रहा है तो उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है। तो ये हो गया हमारा। अब मिरर फॉर्मूला देखते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को यू दिया जाता है और डिस्टेंस ऑफ द इमेज को भी दिया जाता है। मतलब जैसे यहाँ मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस अगर 15 का है तो ये -15 इसका यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में रखी गई है। ऐसे ही जब हमारा इमेज निकाल ली जाएगी तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू और वी। और फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ तो वही है जो हमेशा C और F के बीच का, C और F है और P है, तो ये सॉरी F और P के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये फोकल लेंथ हो जाता है। और ये जिस साइड इमेज होगा उस साइड डिटरमाइन किया जाएगा। यूज ऑफ द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर U, V, F एंड R इन द मिरर फॉर्मूला। ये सब जितनी U, V, F, R है ये सब मिरर फॉर्मूला में वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाता है। Which means positive and negative signs
of u v f are determined by new cartesian है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 1/p प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसमें जो दो दिए हुए हैं उससे एक तीसरा निकाला जा सकता है। जैसे कि हमारा क्या मान के चलिए कि u हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे ये है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, तो लेफ्ट साइड में होगी तो u मान के चलिए दिया हुआ है -5 और v कितना दिया हुआ है, v भी मान के चलिए लेफ्ट साइड में ही बनी है ये इमेज, तो v मान के चलिए दिया हुआ है -4। अब एग्जाम में आपको ऐसे माइनस नहीं दिया होगा, दिया होगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर, तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, अब जब ये लेफ्ट साइड इमेज है तो हमारा फोकल लेंथ भी हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि जिस साइड इमेज बनती है उसी साइड ये हमारा आता है फोकल लेंथ भी। तो इसको फाइंड करते हैं, तो 1/5 और 1/4, तो -1/5 और -1/4 में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और -1/5 प्लस 1/4 हो जाएगा, ये दोनों ही माइनस में थे, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -9/20, माइनस था ही सब में। अब f क्या है, ये 1/f है, तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा -20/9, तो ये ऐसे फाइंड किया जाता है। अब देखिए इसमें कमाल देखिए, कमाल ये है कि जब हम इमेज को पॉजिटिव लेंगे तो हमारा f भी पॉजिटिव आएगा इमेज डिस्टेंस को। जैसे कि -5 हो गया, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि लेफ्ट साइड प्लेस की जाती है, और इमेज मान के चलिए +4, मतलब मिरर के उस साइड बनी है इमेज, तो हमारा फोकस भी उसी साइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1/5 हो जाएगा और +1/4 हो जाएगा। ये आगे होना चाहिए क्योंकि ये इमेज वाला हमेशा आगे रहता है, तो उसको आगे रख देते हैं, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे रखिए पीछे रखिए बात वही हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको आगे रख देते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/5 हो जाएगा, तो ये कितना निकलेगा, 5 4 जा नीचे 20 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा, ये 4 5 क्या होगा, ऊपर 1 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ 1/f हो जाएगा 1/20, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20, तो इसमें जो है ये हमारी पॉजिटिव फोकल लेंथ निकल गई। अब इसमें होता क्या है कि अब इसमें जैसे कि अगर फोकल लेंथ नहीं दी हुई है तो जो इमेज जिस साइड दी हुई है उस साइड का हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमें इमेज दी हुई थी राइट हैंड साइड में, तो इमेज +4 थी और फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो अगर इमेज राइट साइड में बन रही तो फोकल लेंथ भी राइट साइड में होगी, मतलब हम इसको +20 कंसीडर करेंगे। तब जब हम v निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, तब वही इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/4 प्लस 1/u इक्वल टू 1/20, और ये 1/4 उधर माइनस हो जाएगा, तो 1/u क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा 1/20 माइनस 1/4, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/5 माइनस 1/5 आ जाएगा, और जब ये -1/5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये u हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग को 5 लेना पड़ेगा 4 की जगह पे, तब वो 5 आएगा। तो ये बेसिकली ये समझाने के लिए मैंने बता दिया एग्जाम्पल कि इससे फॉर्मूला से निकल जाता है। मैग्निफिकेशन देखते हैं, क्या मैग्निफिकेशन क्या है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, दो चीजों से लेके बनता है मैग्निफिकेशन। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर रहती है तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, और हाइट ऑफ द इमेज अगर नीचे है तो निगेटिव है, ऊपर है तो पॉजिटिव है, तो इससे हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं लेंस का। तो ये है h'/h, तो अगर 10 दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस और
ऑब्जेक्ट का 5 दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन, +2 हो जाएगा। ये इससे भी निकाला जाता है, v/u से भी निकाला जा सकता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी निकाला जा सकता है। तो अगर इसमें 3 दिए हुए हैं तो एक चौथा भी निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज रियल। अगर नेगेटिव साइड है तो इमेज रियल है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल। तो ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को पावर मत समझ लीजिएगा, पावर नहीं है ये। पावर कब निकलता है, पावर जब उसकी फोकल लेंथ पे निकाला जाता है। वो आगे देखेंगे हम लोग लेंस ऑफ के पावर के टाइम पे। मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा किया। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 निकला, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट होगी, तो जो इमेज बनेगी वो उससे 2 गुना बड़ी होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की है तो इमेज 10 सेंटीमीटर की बनेगी। तो ये इस तरीके से मैग्निफिकेशन काम आता है। तो इसी के साथ हमारा ये रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म होता है इस चैप्टर का। आपको आगे जो रिफ्रैक्शन पार्ट है इसी सेम चैप्टर का, वो अगला वीडियो आएगा इसका बहुत जल्द ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा थैंक्स। और आपको यहाँ पे ये लिंक दी गई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ही लिंक मिल जाएगी, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इस सेशन का। हम लोग हर सेशन का पीडीएफ आपको देते हैं, आप उसको पढ़िए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको भी अपडेट मिलती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। और once again, thanks for watching. Please subscribe.